अब हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी चंडीगढ़ और सुपर टेट के लिए साइंस के वन लाइनर प्रश्नों को। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रश्न हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहला है, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। मतलब नेत्रदान करते समय जो दाता होता है, जिसका नेत्र दान के लिए निकाला जाता है, तो उसका रेटिना दान किया जाता है, वो अपना रेटिना दान करता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 का रेशियो होता है। मतलब इसमें जो है 22 मेल के 22 फीमेल के होते हैं, और इसमें एक्स वाई मेल में और एक्स एक्स फीमेल में होता है। अगर 22 गुणसूत्र तो होते ही हैं। अगर जैसे 22 मेल का एक्स ले लें और फीमेल में तो एक्स ही है, तो एक्स ले लें, तो इससे गर्ल होगी। और अगर जो है मेल का वाई ले लें और फीमेल के पास तो एक्स ही है, तो एक्स ले लें, तो या इससे बॉय होगा। तो इससे क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आजकल जो समाज में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये चीज़ें नहीं जानते, वो ज़्यादातर बहुओं को या बेटियों को इसी बात पर उनको टॉर्चर करते हैं कि तुम्हारी वजह से लड़की पैदा हुई, या तुम लड़की ही पैदा करती हो, लड़के नहीं दे पाई, हमें वंश नहीं दे पाई। तो मैडम, आपको जिसको वंश चाहिए उनको ये समझना चाहिए कि ये आपके पुत्र की देन है, वही निर्धारित कर सकते हैं कि लड़की होगी या लड़का होगी। क्योंकि लड़की के पास भगवान ने खुद ही इस तरीके से बना के भेजा है कि लड़की के पास केवल XX गुणसूत्र है, जिससे बस केवल लड़की उत्पन्न हो सकती है। अगर पुत्र जी के वाई का कोई ऐसा है कि वाई उनका नहीं उतना मतलब सरवाइव कर पा रहा है, तो लड़की हुई तो उसमें उसकी औरत की कोई गलती नहीं है। ये तो होगी नॉर्मल सी बात है, ऐसे ही सामाजिक रूप से। वैसे इसमें बस सिंपल सा एक प्रश्न था कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। ये भी साधारण मानव में है। अगर इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो ये डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ये जो है गुणसूत्रों के ही रोग होते हैं, जो गुणसूत्रों के कम या ज़्यादा होने पर हो जाते हैं। ये देखिए, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो उरु मीन्स होता है जांग। जांग की जो फीमर हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है। ये खोखली होती है, ये नहीं कि भरी नहीं रहती, ये खोखली हड्डी होती है जो फीमर की होती है, और ये जांग में होती है। और जो सबसे छोटी होती है वो स्टेपिस होती है, और वो कान में होती है। और कान में टोटल 3 हड्डी, मतलब टोटल 6 हड्डी होती है, एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। डॉक्टर आते हैं, और अगर किसी कारण बस अगर गाय अभी जल्द में ही उसका मतलब बच्चा दी है और वो किसी कारण बस दूध नहीं उतर रहा है, तो उसके थन में कोई फोड़ा ना बन जाए या घाव ना बन जाए, इसके कारण उसको ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन दी जाती है, जिससे एक हार्मोन स्रावित होता है और उसका दूध जो है पतला हो जाता है और दूध आराम से निकल आता है। परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। मतलब ये जो आप आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से है, तो जो है टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा, परख नली को टेस्ट ट्यूब कहा जाता है, तो इसीलिए इसका यूज किया गया है। क्योंकि परख नली के द्वारा जब जो है बाहर ही फर्टिलाइज़र करवा के और वो जो है अंडाणु और शुक्राणु को किसी भी फीमेल के ओवरी में रखा जाता है, तो उसी चीज़ को आप बोल रहे हैं कि शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है, क्योंकि उसका फर्टिलाइज़र परख नली में होता है।
मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। जो हमारे पसलियाँ होती हैं, छाती पे जो पसलियाँ होती हैं 12 जोड़े होते हैं, टोटल 24 होती हैं और 25 होती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि 12 हमें दिखती रहती हैं और एक बीच में रहती है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो बीच में होती है, उससे वो पसलियाँ जो है 12 इधर की 12 इधर की 24 पसलियाँ उस 25वीं जो है पसली से जुड़ी हुई होती है। तो टोटल इसमें 25 होती है। अगर टोटल कभी पूछे और ऑप्शन में 25 हो तो 25 लगाइएगा। किस द्रव की एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो लैक्टिक एसिड जब इकट्ठा हो जाता है तो मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा या बोन मैरो में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण वॉशिंग मशीन, और एक है दूध से मक्खन निकालना। मक्खन, जो दूध से मक्खन निकालने की क्रिया होती है वो भी अपकेंद्रण बल के कारण होती है। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थान एवं दूरमिति में। द्रव बुद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव के कारण ही जब स्वतंत्र रूप से जल की बूंदें छोड़ी जाती हैं तो वो गोला आकार ले लेती हैं। कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग जो है वो सदिश राशि है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाए तो उसका आकार बढ़ जाता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 310 के। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा है। अगर क्वेश्चन आए कि निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ध्वनि की चाल होती है 0 मीटर प्रति सेकेंड। 0 मीटर प्रति सेकेंड और जो है प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल 0 मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब कि निर्वात में, सॉरी ये ध्वनि की चाल है, मैंने गलत कर दिया, यह ध्वनि की चाल है। ध्वनि जो है निर्वात में नहीं होती। सेकेंड, ध्वनि जो है लिखने में मिस्टेक हो रही है, एक सेकेंड। ध्वनि की चाल निर्वात में बिल्कुल भी नहीं होती। अगर किसी रूम में से वायु, जो भी वायुमंडल है वहाँ का, उसको हटा दिया जाए तो हम एक ही रूम में रहेंगे लेकिन एक दूसरे की बातों को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल बिल्कुल भी नहीं होती। वहाँ ध्वनि उत्पन्न जरूर होती है लेकिन वो गमन नहीं करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? वेग सदिश राशि है। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय मात्रक दूरी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट ने न्यूटन से पहले ही गुरुत्वाकर्षण का जो नियम बाद में न्यूटन ने दिया उसके बारे में बता दिया था। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। मतलब रुकी हुई वस्तु होती है वो विरोध करती है, इस वजह से ऐसा होता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क एवं
ट्रेवेरियंस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस है। पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वॉन लिनियस को। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोरोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के से कौन सी फसल सहायक है? फली और बीन्स, मतलब जो इसमें हो गया अरहर होता है ना, अरहर की दाल होती है ना, जो वो इसमें ज़्यादा सहायक होता है नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ रोग जो है जीवाणुओं के द्वारा होती है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। शीतीकरण मतलब है कि उसको फ्रीजर में रख के उसका तापमान एकदम लो कर देना, जिसके कारण जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैलिसिस। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को कार्टिकोल्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खुजली के रोग इसके बीच का कारण है? तो कवक हमारे शरीर पे जो है बैठ जाते हैं और वो धीरे धीरे हमारे जो है जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, मतलब उनको धीरे धीरे वो सड़ाते गलाते रहते हैं, उनको मतलब खाते रहते हैं। तो क्या हुआ था कि जब कोरोना का टाइम आया था तो सबके अंदर से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो कम हो गई थी, और किसी किसी की इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि ये कवक जो अब भी मतलब जो भी मनुष्य है सबके ऊपर अभी है, ऐसा नहीं है कि कवक बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हुआ था कि वो जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर दिए थे। तो जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम हो गई थी तो उनका शरीर उनको नहीं ये आभास वो उनसे नहीं लड़ पा रहा था, जिसके कारण से वो हड्डियां तक गला दे रही थी, जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा था उस टाइम पे। और ये हो रहा था कि नाक की हड्डियां गल गई इस वजह से। तो क्या होता है, नाक पे जो पतली जो चमड़ी होती है बहुत ही पतली होती है, जिसके कारण कवक उनको जल्दी से सड़ा के और हड्डियों पर वार कर देते थे, जिससे नस जो है ब्लॉक हो जाती थी और आदमी की मृत्यु हो जाती थी। तो सब ब्लैक फंगस कहते थे। ये कवक के कारण ही उस टाइम पे हो रही थी। तो अभी की क्लास समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए।